आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप यूपी की आगामी किसी भी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार इकोनॉमिक्स को कैसे तैयार करूं, और आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और खूब पढ़ते हैं लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले मैं बता दूं कि अगर आप पीसीएस की तैयारी करें, आरओ की करें, बीईओ की करें, टीजीटी, पीजीटी, टीईटी, पीईटी, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जो कि यूपी में होने वाली है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यूपी में या फिर पूरे भारत की भी एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी याद रखिए कि ये जो इकोनॉमी है उसके एक फ़िक्स तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि यार ये बुक उठा लो तो इस बुक को आप देख रहे कितनी मोटी बुक है, असंभव है आपके लिए इसको ख़त्म कर पाना। इसलिए बहुत बेहतर है हम टारगेटेड स्टडी पढ़ें, हम उतना ही पढ़ें जिससे एग्ज़ाम में आता है। ज़बरदस्ती को क्यों पढ़ें भाई, है कि नहीं। तो अब अगर कोचिंग वाले आपको 200-400 घंटे पढ़ाने लग जाएंगे तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप 200-400 घंटे पढ़िए। ये आराम से 15 से 20 दिन का है इकोनॉमिक्स, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इतना मैटर है। तो देखिए, दो चीज़ मैं बताता हूँ, बस उतना आप फॉलो करिएगा, ज़बरदस्ती का मत दिमाग लगाइएगा। अदरवाइज़ भाई पूरी दुनिया खुली है, आपको कोई और अच्छा बता रहा है तो आप जाइए, लेकिन मेरी बात मानना है, सिर्फ इतना पढ़िए। देखिए, गिन के 9 टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में। पहले मैं आपको बुक के बारे में बता दूं। अक्सर आप लोग से लोग आपको सजेस्ट कर रहे होंगे कि देखिए आप इकोनॉमी के लिए सबसे बढ़िया है श्री राम आईएएस की नोट्स ले लीजिए, एक वर्मा हैं उनकी ले लीजिए, कोई कहेगा इनकी ले लीजिए, कोई कोई लगा एसएन लाल की ले लीजिए। मैं आपको बस एक बात बताऊं, मैंने सभी देखी है और सभी देखने के बाद आप जब देखेंगे तो फर्जी की बुकें मैं किसी की इन लोगों को फर्जी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक बुक जो टाटा मैगरा हिल है, ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक होती है टाटा मैगरा हिल की, और ये इनके राइटर हैं रमेश सिंह। तो आंख बंद करके मैंने इसकी लैंग्वेज भी देख रखी है, इतनी आसान है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के, इस किताब को लीजिए, ज़्यादा मत सोचिए। और कोई किताब इसके अलावा दूसरी मत खरीदिएगा। कौन सी? रमेश सिंह खरीद लीजिए, क्योंकि मैंने देखिए वर्मा जी को भी देखा है, मैंने श्री राम आईएएस को भी देखा है। जो लैंग्वेज आपको समझ ही ना आए, आप जब जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में ना आए तो उसका क्या फ़ायदा। ठीक, तो किताब अगर लेना चाह रहे हैं तो आंख बंद करके रमेश सिंह ले लीजिए। किताब नहीं भी लेना चाह रहे हैं तो इन सारे टॉपिक को मैं कंप्लीट कराऊंगा। इनमें एक दो टॉपिक मैंने कंप्लीट कराया भी है, तो मैंने कैसे कराया है आप चाहेंगे तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इससे आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। 15 दिन लगेगा और विश्वास करिए इससे आसान पूरे यूपी के एग्ज़ाम में या पूरे इंडिया के एग्ज़ाम में कोई सब्जेक्ट नहीं होता। इकोनॉमी सबसे आसान है। कैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में एक प्रश्न ज़रूर आता है राष्ट्रीय आय से। अगर यूपी पीसीएस में बात करें तो 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। किससे? इकोनॉमी से। सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी से 15 से 16 क्वेश्चन। हर टॉपिक से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपको दिख जाएंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय से या नेशनल इनकम से एक प्रश्न फिक्स आता है। अब नेशनल इनकम क्या होता है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, एक वीडियो बना भी चुका हूँ शुरू में, आप सर्च करिएगा नेशनल इनकम तो आपको दिख जाएगा। और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना देखिए ज़रूरी है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना हर चीज़ का, जैसे नेशनल इनकम में मेनली 4 टॉपिक हैं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। आपको इन चारों का बहुत साफ तरीके से, कोई ऐसा नहीं कि कोई भी एक प्रतिशत लेश मात्र भी कन्फ्यूज़न हो, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपका होना चाहिए आसान भाषा में क्या होता है। प्लस आपको जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी कंट्री का अगर कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा कोई भी जब कैलकुलेट किया जाएगा किसी भी चीज़ को, चाहे वो जीडीपी हो चाहे कुछ भी हो, तो जीडीपी को जब कैलकुलेट करते हैं तो पीपीपी क्या होता है, पीपीपी मॉडल क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, जीवीए क्या होता है, ये हर चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर पता होनी चाहिए। तो ये पार्ट आ जाता है कौन सा? राष्ट्रीय आय। मुश्किल से 1 घंटे का टॉपिक है, टोटल 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक। अभी जब मैं इस पर वीडियो बनाना शुरू करूँगा, हो सकता है ये बोर्ड मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा बोर्ड आएगा, और पहला मैं वीडियो सोच रहा हूँ इकोनॉमी से ही शुरुआत करूँगा और पूरा कंप्लीट करके तब छोड़ूंगा। ठीक है, आप लोग की सारी शिकायतों को दूर करूँगा। ठीक, एक तरफ पत्र चलता रहेगा, पत्र लेखन शुरू हो चुका है, उसको भी बनाता रहूँगा, और दूसरी तरफ मैं इसको स्टार्ट कर चुका रहूँगा इकोनॉमिक्स को, सारी परीक्षाओं के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। आपको लिखने का तरीका भी बताऊँगा, आपको ऑब्जेक्टिव को टिक करने का भी तरीका बताऊँगा। ठीक है, आ जाइए। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या फिर कहा जाए इकोनॉमी में इंडेक्स एक ज़रूर आते हैं, इकोनॉमी के एक इंडेक्स ज़रूर आएंगे चाहे कोई भी हो। ठीक, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में जब मैं कह रहा हूँ तो आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड कर्व कौन सा है जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए, यूपी की परीक्षाओं में और आईएएस में एक चीज़ हमेशा अक्सर आ जाती है, एक कर्व,
लॉयफ्लर कर्व, ठीक है। और इस टाइप के 4 5 6 कर्व हैं, वो एग्ज़ाम में फिक्स आते हैं, तो वो सब मैं आपको पूरा बता दूंगा। अब आगे देख लीजिए, अगली चीज़ आपको पढ़ना है इन्फ्लेशन। आप किताब के नाम पे सिर्फ एक किताब लेंगे, कौन सी? रमेश सिंह, क्योंकि मैं सब किताब को मैंने देख लिया और वही किताब मुझे सबसे बढ़िया लगी और आसान भाषा में लगी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप आंख बंद करके देखिए। मार्केट से आप नए नए राइटर्स को ले आ सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है या जो टेक्स्ट बुक की है वो लेवल उसी की है। आप और इससे ज़्यादा अपना स्टैंडर्ड नीचे मत गिराइए। जैसे होता नहीं कि पहले हम लोग इंजीनियरिंग भी लड़के करते हैं, तो कुछ लड़के क्या करते हैं, लोकल क्वांटम वंटम पढ़ लेते हैं, छोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं। हमेशा किताब एक पढ़िए, वो लेकिन स्टैंडर्ड पढ़िए। एक अच्छी किताब आपने पढ़ी ना, तो आपको ज़िंदगी में कॉन्सेप्ट के लिए रोना नहीं पड़ेगा कि हमेशा आप सोचते रहें कि ये नहीं आया वो नहीं आया। एक अच्छी किताब पढ़िए और एक पढ़िए। तो चलिए अगला, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई क्या होती है, और उसका कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए कि महंगाई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ख़ास तौर से CPI क्या है, WPI क्या है, इनको ये किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इन सारे चीज़ों में। एक तो महंगाई से एक क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन, इससे 2 भी आ सकता है, लेकिन इससे जो है 3 क्वेश्चन आराम से आते हैं। किससे? बैंकिंग से। अब बैंकिंग से जब मैं कह रहा हूँ 3 क्वेश्चन, तो चाहे कोई भी बैंक की तैयारी करिए तो भी आपको यही दिखेगा, PCS की तैयारी करिए तो भी दिखेगा, IAS की तैयारी करिए, SSC की तैयारी करिए, तो ये लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है। तो इसको मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा और बहुत मस्ती से, बहुत साफ भाषा में, ताकि आपको बिल्कुल दिमाग ना लगाना पड़े, एक लाइन में आपको हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, जब मैं कह रहा हूँ ये बात, तो आप एक बार मेरा कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। मैंने नेशनल इनकम पे एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा, कभी पहले बनाया था। NDTL, CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, MSF, OMO, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बहुत ही सटीक तरीके से बताऊंगा। इसके अलावा इस किताब में भी दिया हुआ है, अगर आप अपने से पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक। तो 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5वां टॉपिक और सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, या कहा जाए कि 3 अगर इससे आएंगे तो मिनिमम 3 क्वेश्चन फिस्कल पॉलिसी से जरूर आ जाते हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या कहता है? राजकोषीय नीति, किसी भी गवर्नमेंट की राजकोषीय नीति की, गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आ रहा है, आय के स्रोत क्या हैं और कहाँ कहाँ इनका पैसा जा रहा है, ठीक। किन किन चीज़ों पे गवर्नमेंट खर्चा करती है और किन किन चीज़ों से गवर्नमेंट को रेवेन्यू या फिर क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिट प्राप्त होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 5वां, चौथा, पहला, ये की पिलर्स, और तीसरा 1 2 3 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5। उसके बाद टैक्स स्लैब क्या क्या है भारत में, टैक्स सिस्टम क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर GST है तो किन चीज़ों पे GST है, किन चीज़ों पे नहीं GST है, हर चीज़ आपको पढ़ना होगा, ठीक। मैं यही सीक्वेंस में अब पढ़ाऊंगा आपको, याद रखिएगा। उसके बाद 7वां आता है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये फिक्स है। पॉवर्टी पे मेरी ऑलरेडी वीडियो बनाई है, बहुत बेहतरीन है। उससे बाहर मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ कि UPSC में भी नहीं आएगा। सभी तरीके की जितनी अब तक समिति बैठी है, तेंदुलकर समिति, लकड़ावाला समिति, हर चीज़ को सही तरीके से मैंने बता रखा, आप देख के खुद ही बता दीजिएगा। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट पे मैं बना दूंगा, किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है, कैसी होगी, ये सारी चीज़ें। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 टॉपिक, ये मैंडेटरी है, ऐसा मत समझिएगा कि हमने ये छोड़ दिया, नाम से लग रहा है। क्लास 11th NCERT की जो इकोनॉमी है, उसका ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं, वहीं से ये आता है और इसको मैं आपको पढ़ा दूंगा बहुत आराम से। मैंने उसी का ही नोट्स बना के पढ़ा था। तो 7 टॉपिक ये हो गए, 7 1 8 टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट को जोड़ दीजिए। और इसके अलावा जो चीज़ आती है वो आती है बजट, बजट प्लस इकोनॉमी सर्वे, ये 2 टॉपिक। अब ये स्टैटिक टॉपिक हैं, ये फिक्स्ड हैं, ये कभी नहीं बदलेंगे, इनका आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और दूसरा बजट, इकोनॉमिक सर्वे और करंट। करंट, अच्छा इकोनॉमी में क्या आ सकता है, करंट में ये जितने भी टर्म्स हैं, जैसे CRR की करंट कितना है, NDTL करंट कितना है, व्हाट इज़ NDTL, आपको नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, सॉरी, वो क्या है, CRR कितना है, SLR कितना है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में अभी कहाँ कहाँ से क्या चल रहा है, टैक्स स्लैब में कहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स का रेवेन्यू प्राप्त होता है, WPI में जो जो चीज़ें बदल रही हैं, जिनके वैल्यू वेरी कर रहे हैं, वो सारे हैं हमारे करंट अफेयर्स। तो इन्हीं स्टैटिक को जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इनके करंट अफेयर्स में क्या आएगा। तो कितने टॉपिक, 1 2 3 4 5 6 7 8,
9वां हो गया करंट, 10वां हो गया बजट और इकोनॉमी सर्वे। सिर्फ 10 टॉपिक आपको इस किताब से पढ़ना है। अब आप पूरी किताब उठा के पढ़ते रहिए। तो देखिए, मेहनत गधा भी करता है, 10 से 12 घंटे डेली करता है, लेकिन सिर्फ मार खाता है मालिक की, और उसको कोई फ़ायदा नहीं। वहीं उसी समय पे थोड़ी सी कम मेहनत करिए और आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा सिर्फ इन 10 टॉपिक को पढ़ के। अभी आप पे है कि आप क्या फॉलो करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से मैं शुरू कर दूंगा इंडियन इकोनॉमी। थैंक यू सो मच।